क्वेश्चन में हमें दिया है एक ब्लॉक है, स्ट्राइक करता है फ्री एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जिसका दूसरा एंड फिक्स किया हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा है विद स्पीड v। और जब वो स्प्रिंग को x कंप्रेस करता है तो स्पीड ऑफ ब्लॉक जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग जो है वो कितना होगा। तो देखिए, पहली कंडीशन के लिए हम लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। तो के इनिशियल यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको दिया है हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल ज़ीरो है क्योंकि ब्लॉक ने कुछ भी कंप्रेशन नहीं किया है। बाद में कहा है कि जो स्पीड है वो हाफ हो जाती है, यानी वी स्क्वायर बाय 4, और कंप्रेशन जो है वो के एक्स होता है, तो यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिलेगा, इसको हम देखेंगे तो 1/2 1/8। तो यहाँ से हमें हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 3/8 एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अगले केस में हम मानते हैं कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, यानी फाइनल काइनेटिक क्या हो गई, ज़ीरो। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों का हम रेशो ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 8/3 एक्स मैक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्स मैक्स मिल जाएगा 2√2/3 इंटू एक्स। तो इतना कंप्रेशन होगा मैक्सिमम। नहीं, इसका हाफ भी आएगा तो ये 4/3 होगा। 4/3 होगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 2/√3 एक्स। इसका हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो हाफ और 3/8, तो 2 4 8 से वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्टिकल सर्कल, जो हमने सर्कुलर मोशन में नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है। तो हम वर्टिकल सर्कल ले रहे हैं जिसमें केवल ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो देखिए, वर्टिकल सर्कल में आप अगर रस्सी बांध के घुमाते हैं तो आपका लूप कंप्लीट होगा। इसकी गारंटी होती है कि u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 GR। अगर आपकी लोएस्ट पोजीशन पे ये स्पीड होती है तो कम से कम स्पीड आप ये ले सकते हो, और इससे ज़्यादा तो ले ही सकते हो। जब आप √5 GR लेते हो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी √3 RG, और आपकी टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी √GR होती है। इन्हीं पोजीशंस के क्वेश्चन बनते हैं। टेंशन का केस क्या होता है, तो ये भी बहुत सिंपल है हमारे लिए। टेंशन लग रहा होगा ऊपर, mg लग रहा होगा नीचे। जैसे मैं लोएस्ट पोजीशन की बात करूं तो T माइनस mg, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या दे रहा होगा, mv²/r, यानी कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। v का वैल्यू √5 GR अगर हमने लिया है तो यहाँ पे टेंशन जो है वो मिनिमम कितना मिलेगा, 6 mg। और अगर हम वेलोसिटी √5 GR से ज़्यादा लेते हैं तो टेंशन 6 mg से ज़्यादा होगा। वेलोसिटी √5 GR जब हम लेते हैं तो टॉप पोजीशन पे हमारी जो टेंशन है वो ज़ीरो हो जाती है। टेंशन ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी फिर भी होगा √GR, तो ये इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। तो कंडीशन ऑफ लूप ये होता है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे रॉड दी हो रस्सी की बजाय, तो रॉड के केस में क्या होता है, आपको मैक्सिमम हाइट पे गिरने का टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि रॉड जो है वो आपका जो mg है उसको बैलेंस कर लेगा। तो उस केस में हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि यहाँ से हम वेलोसिटी दें और ये बस टॉप पोजीशन तक पहुँच जाए, तो भी हम मानेंगे कि लूप कंप्लीट होगा। उस केस में आपकी वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू √4 GR होती है। तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग के केस में जहां गिरने का खतरा है वहां वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन √5 GR होती है, और इन केस रॉड जहां गिरने का कोई डर नहीं है वहां वेलोसिटी √4 GR होती है। अब क्वेश्चन में हमें कहा एक पार्टिकल है, उसका मास m है, रस्सी L से बांधा है, सर्कुलर मोशन करा रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, ये परफॉर्म कर रहा है कंप्लीट लूप मोशन। तो हमें प्रूव करना है कि डिफरेंस इन टेंशन एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज 6 mg। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम √5 GR से चलाते हैं, यानी लोएस्ट पोजीशन पे हमारी जो वेलोसिटी है वो अगर √5 GR होती है, तो उस केस में टेंशन लोएस्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगी, 6 mg, और टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। तो इन दोनों का डिफरेंस
कितना आ जाएगा, टेंशन लोएस्ट माइनस टेंशन हाईएस्ट 6 mg। तो ये हमने यहाँ से बताया। अगले क्वेश्चन में कहा है कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 8 मीटर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू 6 मीटर, व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट, अज्यूम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल। ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा टाइप का केस है जिसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है। हाइट 8 मीटर से आपने गिराया है, यानी टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √2g इंटू 8, और टक्कर के बाद इसकी जो वेलोसिटी वो होगी √2g इंटू 6। ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला। हाफ m(u²) बराबर mgh। जब 8 मीटर की हाइट से गिरे तो सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, वहाँ से u आ गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, आपकी सारी काइनेटिक जो है वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में, तो कितनी हाइट तक जाएगा तो भी यही इक्वेशन लगेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है यहाँ पे K इनिशियल U इनिशियल बराबर K फाइनल U फाइनल, क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना फ्रैक्शनल लॉस होगा। फ्रैक्शनल लॉस के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, पर वो लॉस बोल रहा है तो वो पहले से मान रहा है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो इनिशियल से कम है, तो हम माइनस साइन अवॉइड कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100 कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, u² माइनस v² अपॉन u²। तो ये कितना आएगा, ये होगा 16g माइनस 12g अपॉन 16g इंटू 100। जी भी लगा के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये हो जाएगा 4g, तो ये होगा 100/4 यानी 25%। तो ये तो मैंने परसेंटेज लॉस निकाल दिया। इन केस ऑफ फ्रैक्शनल लॉस हमें सिर्फ 1/4 ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर के क्वेश्चन हमारे नीट में बहुत पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए वर्क पावर एनर्जी में, उनमें पावर के क्वेश्चन लगातार 2009 से 2011 तक पूछे गए, और हर बार आपके जो पावर का कंसेप्ट था उसी पे क्वेश्चन फोकस था। तो पावर क्या होता है, पावर दो तरीके की होती है। हम जानते हैं पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, नथिंग एल्स। तो हम पावर को डिफाइन करते हैं दो तरीके से, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन, मतलब हमें कहा कि इतने ड्यूरेशन में हमने काम किया है, तो पावर हो गया वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात होती है तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये दूसरी पावर हो गई। यहाँ पे एक तीसरी पावर भी होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल पावर। ओवरऑल पावर का मतलब होता है कि सबने जो वर्क किया उसकी पावर कितनी है। तो ओवरऑल पावर ऑब्वियसली किससे निकला जाएगा, आपके ओवरऑल वर्क से। और हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो ओवरऑल पावर होती है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब रेट है काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तीन तरीके की पावर हो गई, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एंड ओवरऑल। पावर ऑब्वियसली कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, डायमेंशन इसके ml/t-3। एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकेंड या वॉट, और 1 हॉर्स पावर या 746 वॉट भी इसकी यूनिट काम में ली जाती है। एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी ऐसा कि हम जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, आपने कितनी एनर्जी इनपुट करी और कितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा है बॉडी ऑफ मास m है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, फ्रॉम द ओरिजिन मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट पावर p। तो कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो देखिए हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ को हम लिख सकते हैं मास इंटू ए, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी बाय डी टी। तो P बराबर एम वी डी वी बाय डी टी, यानी वी डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू P बाय एम, जहाँ पावर और मास दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v² माइनस u² अपॉन 2
इज इक्वल टू पी बाय एम इंटू टी। लिमिट लगा के इंटीग्रेशन किया है दोनों तरफ, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी यानी वी को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट के अंडर रूट टी। वी होता है डी एस बाय डी टी, तो ये हो जाएगा डी एस के रूट टी डी टी, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एस प्रोपोर्शनल टू। हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हाफ टी हाफ माइनस वन, यानी -1/2, तो एस प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रूट टी। सॉरी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, पावर बढ़ जाएगी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इधर से मिलेगा s, इधर हो जाएगा k t की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो ये क्या आएगा, s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। फिर पूछा है वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, तो सिंपल है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है t की पावर हाफ के, और ये प्रोपोर्शनल है s t की पावर 3/2 के। तो हम ऐसे लिख दें, s प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 इंटू टी की पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, s प्रोपोर्शनल टू v, और t की पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, t की मतलब पावर हुई तो t की पावर 1 का मतलब v स्क्वायर, और t की पावर हाफ का मतलब v, तो ये हो गया s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इंटू v, यानी s प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। एक बार फिर बता देता हूँ, s प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 आया, तो टी की पावर 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो हमें पता है v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी है, तो टी की पावर 1 को तो हम v स्क्वायर लिख सकते हैं, और टी की पावर हाफ को क्या लिखोगे, तो v का अंडर रूट ले लो, तो v स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो v आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, रूट टी, तो रूट टी को लिख सकते हो v, और t को लिख सकते हो v स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इंटू v, यानी s प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। फिर अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फोर्स रिक्वायर्ड टू टो अ बोट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इफ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 7.5 किलोवाट पावर, हाउ मच पावर डज अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। तो क्वेश्चन में हमें कहा है जो फोर्स चाहिए बोट को रो करने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, और स्पीड हमें दिया है 4 के लिए और पूछा है 12 के लिए कितना होगा। तो देखिए, F प्रोपोर्शनल टू दिया है V, तो मान लेते हैं F बराबर KV, और हम जानते हैं पावर होता है F इंटू वी, तो F को रिप्लेस कर देंगे KV से, तो ये हो गया पावर प्रोपोर्शनल पावर इक्वल टू KV स्क्वायर, यानी पावर प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो P1 अपॉन P2 V1 अपॉन V2 होल स्क्वायर, तो P2 का वैल्यू क्या आएगा, V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर इंटू P1। V2 कितना है 12 और V1 कितना है 4, तो 12/4 का स्क्वायर इंटू 7.5 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7.5 67.5 किलोवाट। क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक 30,000 kg का एयरप्लेन है, टेक ऑफ करता है एट अ स्पीड 5 मिनट बाद एलिवेशन हो जाता है 3 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट एवरेज पावर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दीज 5 मिनट इफ 40% ऑफ द पावर इज यूज्ड इन ओवरकमिंग डिसिपेटिव फोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। एक काम तो ये हुआ है कि इसकी हाइट बढ़ाई है, दूसरा काम ये हुआ है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने चेंज किया है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज और mgh, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ये सारा काम हमने किया है, और इस सारे काम को हमने कितने टाइम में किया है वो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि 40% पावर हमने जो है वो डिसिपेटिव फोर्सेस में निकाल दी है, यानी अगर पावर P थी तो 0.6 पावर से ही हमने ये दोनों काम जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। mgh में m तो हमारा 30,000 है ही, इसको बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा g 9.8 इंटू हाइट कितना दिया है 3 किलोमीटर, तो इतनी तो हाइट तक हम गए 3000 मीटर तक। v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, तो v फाइनल है 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड बाय 2, ठीक है, m हमने कॉमन ले लिया है, और ये ओवरऑल डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है हमारा 5 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू 0.6 p। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू मिलेगा
वो मिलेगा 5.525 मेगा वॉट। तो समझ में आ गया? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।